प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के संदर्भ में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है यह जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश कालीन भारत में जब गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 टू 1835 शासन कर रहे थे, उनके समय में 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हुई, जिसका उद्देश्य ऐसे भारतीयों का निर्माण करना था जो रक्त और रंग से भारतीय रहें, लेकिन आचार विचार और रहन सहन से अंग्रेज रहें, यानी इंग्लिश मैन बट मेड इन इंडिया। इस तर्ज पे उन्होंने कार्य किया। जबकि दूसरी ओर ऐसा देखने में आता है कि भारत में जो प्रबुद्ध वर्ग था, यानी जो अंग्रेजी शिक्षा को या पश्चिमी शिक्षा को यूरोप में जाकर प्राप्त किया था, उस वर्ग ने भारत में रेनेसां को शुरू किया। रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ होता है पुनर्जागरण, अर्थात फिर से जागना। तो भारत में 19वीं सेंचुरी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसमें पश्चिमी शिक्षा से शिक्षित वर्ग की भूमिका बेहद अग्रणी रही। और भारत में जो पुनर्जागरण हुआ, उसमें चाहे ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, प्रार्थना समाज हो, इन सब के माध्यम से एक प्रकार से हमारे देश में धर्म को रिफ्रेश करने का कार्य किया गया। हमारे धर्म में, समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हो गई थीं, उनको हटाने और मिटाने का प्रयास किया गया और अपने धर्म को ईसाई धर्म के समकक्ष खड़ा करने का एक प्रयास किया गया। और जब हमारा धर्म और समाज रिफ्रेश हुआ, तब हमारे देश के लोगों में जहां एक और आत्मसम्मान की भावना आई, आत्मनिर्भरता की भावना आई और एक आत्मविश्वास उनमें जागृत हुआ। और इसी के मार्फत जब भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, उसके माध्यम से विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति के लिए अब प्रयास किए जाने लगे। अब तक ये देखने में आया कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के अंतर्गत इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण इतिहास का दिया या प्रेजेंटेशन दिया, जिसके मार्फत उन लोगों ने यह बताने की कोशिश की कि भारत के लोगों में वस्तुतः एकता का भाव नहीं था, जबकि यह जरूरी हो गया था कि राष्ट्रीय गौरव की पुनर्प्राप्ति के लिए हम अपने देश के अतीत के गौरव का अध्ययन करें और उससे गौरव की अनुभूति भी करें। और इसके लिए इतिहास से अच्छा माध्यम और कोई नहीं हो सकता था। प्राच्यवादियों ने भारत के अतीत का अन्वेषण किया और हमारे देश के अतीत के गौरवशाली इतिहास को उन्होंने सामने लाने का प्रयास किया। इससे हम लोगों को या हमारे देश के लोगों को इस बात का एहसास होने लगा कि अगर हम अपने उत्कृष्ट गुणों की प्रशंसा स्वयं नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कौन करेगा। और शीघ्र ही भारत के इतिहासकारों ने अपने देश के इतिहास के सबल पक्ष को विशेष तौर पर हाईलाइट करने का कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के द्वारा भारत की सभ्यता और संस्कृति पे लगातार प्रहार किया जाता रहा और ऐसे में यह जरूरी हो गया था कि हमारे देश के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए उठकर सामने आए। जेम्स मिल ने हिंदुओं को निकृष्ट प्रोजेक्ट करने की कोशिश की
और बाद में एल्फिंस्टन ने भी और विंसेंट स्मिथ ने भी उनका अनुकरण किया और अपने लेख में इन्होंने साम्राज्यवादी अप्रोच को विशेष तवज्जो देते हुए यह बताने की कोशिश की कि हर मामले में भारतीयों से यूरोपियन श्रेष्ठ रहे। विंसेंट स्मिथ ने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 1/3 भाग में अलेक्जेंडर के इन्वेजन को हाईलाइट करने की उन्होंने कोशिश की। इस तरह जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन हुआ उसमें जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म को जिस तरह उपेक्षित और निम्नतर बताने की कोशिश की गई थी उसको इतिहासकार रमेश चंद्र मजुमदार ने बड़े ही श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की और यह बताने का प्रयास किया कि भारत के लोग अंग्रेजी शासन काल में अपने अंधविश्वासों के कारण या सामाजिक कदाचारों के कारण उनकी दृष्टि में निम्न समझे गए। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारत के तत्कालीन समय में जो सती प्रथा का चलन था, 1829 में सती प्रथा को विलियम बेटिक के शासन काल में निषेध घोषित किया गया था कानून बनाकर, लेकिन उसके पूर्व जो भारतीय समाज में सती प्रथा का चलन था उसको साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने विशेष तौर पर हाईलाइट तो किया, लेकिन इस बात को बताना वो भूल गए कि यूरोप में भी डायनों का शिकार होता था या नास्तिकों को जलाने जैसी घटनाएं होती थी। इस बात को उन्होंने भुला दिया। यानी अब इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार जिस तरह से भारतीय इतिहास की व्याख्या कर रहे थे उनके लेखों के विरुद्ध अब प्रतिक्रिया देने का समय आ गया था। यूरोपीय लेखकों के जो निराधार आरोप थे उसके प्रहार से बचने का अब प्रयत्न किया जाने लगा और इसी क्रम में इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त ने 3 खंडों में सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया लिखकर अपने कर्तव्य और दायित्व को उन्होंने पूरा किया। वैज्ञानिक और उदार तेवर के साथ साथ बीजी तिलक, एसी दास ने विशेष तौर पर ऋग्वैदिक युगीन इतिहास पर कार्य किया और उसे सामने लाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि वैदिक युग, ऋग्वैदिक युग भारत के समाज या संस्कृति का एक श्रेष्ठ युग था। दूसरी ओर आर.के. मुखर्जी ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मेरीटाइम एक्टिविटी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि विदेशी व्यापार जो तत्कालीन समय में हो रहा था वह भारत के लोगों के द्वारा निर्मित जहाजों के माध्यम से हो रहा था। अंग्रेजों ने अपने लेखों में यानी साम्राज्यवादियों ने बार बार इस बात को रिपीट करने की कोशिश की कि भारत में यूनिटी नहीं थी, भारत एक देश नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों का एक असंगठित समूह था। जबकि आर.के. मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया में और के.पी. जायसवाल यानी काशी प्रसाद जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी के माध्यम से इस तर्क को खारिज करने का भी प्रयास किया। साथ ही साथ साम्राज्यवादियों ने सैन्य मामलों में यह प्रोजेक्ट किया कि हर मामले में यूरोप की सेना श्रेष्ठतर रही और उन्होंने तत्कालीन समय में जो भारत की देसी सेनाएं थीं उसको बड़ा आसानी से परास्त कर दिया। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अंग्रेजों की इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीता उसको
एक स्कर्मिश भी कहा गया। और क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी ओर मिलाकर इस युद्ध को जीता। यानी प्लासी का युद्ध अगर अंग्रेजों की विजय का प्रतीक था, तो दूसरी ओर राष्ट्रवादियों की नजर में वह विश्वासघात का एक परिणाम था। लेकिन राष्ट्रवादी लेखक बक्सर के युद्ध से अपने आप को किनारा कर लेते हैं, क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की संगठित सेना ने भारत की 3 शक्तियां यानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन संयुक्त सेना को उन्होंने परास्त किया था। जब सिख विजय की हम बात करते हैं, भारत में जो अंग्रेजों ने सिख विजय किया, उसको राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों की रिश्वतखोरी से जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने सिख सैन्य रण कौशल को श्रेष्ठ बताने का भी प्रयास किया। साथ ही साथ अंग्रेजी राज के दौरान भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति अब घृणा की भावना आने लगी थी और आर्थिक आधारों पर भी राष्ट्रवादी लोगों ने अंग्रेजों की आलोचना की। ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है उसको विशेष तौर पर हाईलाइट किया और इसके बारे में दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त ने तो लिखा ही, लेकिन बीडी बसु ने तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर यह प्रस्तुतिकरण दिया कि भारत में मैकाले की जो शिक्षा नीति थी या डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी, वह भारतीयों पर बलात् अंग्रेजी अतिक्रमण या अधिकार का एक प्रयास था। बीडी बसु ने भारत में क्लाइव के कृत्यों की आलोचना की। वेलेजली जिसने सहायक संधि प्रणाली के द्वारा अधिकाधिक रियासतों को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था, उसकी आलोचना की। और जिस तरह से 1848 टू 1856 के समय में लॉर्ड डलहौजी ने विजय और विलय की नीति अपनाई, उसकी भी उन्होंने आलोचना की। कालांतर में 1857 के बाद जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रतर गति से आगे बढ़ा और विशेष तौर पर राष्ट्रवाद का उद्भव जब हमारे देश में हुआ और 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब एक छोटे देश जापान ने रूस को परास्त किया, इससे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति मिली और यह कहा जाने लगा कि 20वीं शताब्दी का नया सूर्य अपने साथ गर्म हवाओं को साथ लेकर आया। कांग्रेस की सूरत की फूट भी हुई, नरम दल गरम दल में वह विभक्त हुआ और इसी दरमियान जब 1857 की घटना के 50 साल पूरे हुए, तब वीडी सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखकर यह प्रोजेक्ट किया कि 1857 की घटना भारत का पहला भारतीयों के द्वारा किया गया एक स्वाधीनता संघर्ष था। एस.बी. चौधरी ने सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि अनेक स्थानों पर इस दरमियान जो जन विद्रोह हुए, इसके मार्फत इसने राष्ट्रीय स्वरूप को धारण किया। दूसरी ओर ताराचंद ने इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एंड इंडियन कल्चर को लिखकर हिंदू मुस्लिम समन्वय को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। इस तरह राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों के द्वारा भारत के राष्ट्रीय हित में या भारतीयों के हित में जो विशेषताएं थीं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश की। थैंक यू।